यूट्यूब चैनल शिवा नर्सिंग क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है हमारा पार्किंसन डिजीज़ पे है, जिसमें हम कॉजेज, सिम्टम्स और मैनेजमेंट की बात करेंगे। पार्किंसन डिजीज़ जो आपका ये न्यूरो डिसऑर्डर है, ये एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जो न्यूरॉन्स के गड़बड़ी की वजह से होती है। जो भी है डेफिशिएंसी, आपको पता है कोई भी डिजीज़ कंडीशन या तो किसी चीज़ के घटने से हो रही है या फिर बढ़ने से हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला डाउट कि ये किस चीज़ के घटने से हो रही है। पता है, जब आप लोग किसी चीज़ को एंजॉय करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे इसको इतना सीरियस नहीं लेना और आपको ऐसे पढ़ना है कि हाँ, हमें पता, नॉलेज आ रहा है, नॉलेज पता लग रहा है कि किस चीज़ की वजह से हो रहा है। तो जो पार्किंसन डिजीज़ है वो मेनली डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं पार्किंसन डिजीज़ की। तो जब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है पार्किंसन डिजीज़ इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। इट प्राइमरली अफेक्ट मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। जो डोपामिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मूवमेंट में, लोकोमोशन में बहुत हेल्पफुल होता है, लोकोमोशन करवाने में हेल्पफुल होता है। जब इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो जो हमारा मूवमेंट है वो सबसे मेनली अफेक्ट होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरो डिसऑर्डर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट हो रहा है, हमारा मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से? लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है जो डोपामिन प्रोड्यूस कर रहा है वही उसी की डेफिशिएंसी है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज आफ्टर अल्जाइमर। अल्जाइमर के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है ये हमारा कौन है? पार्किंसन डिजीज़। हम अल्जाइमर भी पढ़ लेंगे, अल्जाइमर का भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा। मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स 60 प्लस, या आप बोल सकते हैं 55 प्लस, बट अर्ली ऑनसेट पार्किंसन कैन अकर। इससे पहले भी पार्किंसन अकर हो सकता है। तो मेनली आप पार्किंसन से क्या समझते हो? पार्किंसन एक न्यूरो डिसऑर्डर है जो डोपामिन की कमी से हो जाता है। जो न्यूरॉन्स हैं डोपामिन प्रोड्यूस करने के लिए मेनली मतलब कि उन जिनका फंक्शन है, जिस न्यूरॉन का फंक्शन है डोपामिन प्रोड्यूस करने का, वो या तो न्यूरॉन लॉस हो जाते हैं या फिर जो आपका डोपामिन है वो किसी, जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें पूरा पता लग जाएगा कि डोपामिन क्यों डेफिशिएंसी हो रही है, डोपामिन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डोपामिन क्या कर रहा है, हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। जब हमारे बॉडी में डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब पार्किंसन डिजीज़ होता है और पार्किंसन डिजीज़ में मेनली मूवमेंट अफेक्ट होती है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके। सबसे पहले अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो जो पार्किंसन डिजीज़ के कॉजेज़ हैं ऐसे अननोन हैं, इनकी एग्जैक्ट कॉजेज़ पता नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू जो भी थोड़ा सा मतलब कि जो स्टडी किया गया है कुछ रीज़न की वजह से कि इस रीज़न से हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखा, बट एग्जैक्ट जो रीज़न है वो पार्किंसन डिजीज़ का पता नहीं है। मेन है जेनेटिक फैक्टर म्यूटेशन, जो यहाँ पे जीन के नेम लिखे हुए हैं PRK7 SNC, ये जीन जब अफेक्ट होती है तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर की वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स एंड हेड इंजरी, एजिंग, नेचुरल डिक्लाइन इन डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, एज में हमारा जो डोपामिन है वो अफेक्ट होता है। लाइफस्टाइल फैक्टर, एक्सपोजर टू टॉक्सिन, रूरल लिविंग, वेल वाटर कंजप्शन। वैसे आपको एक चीज़ बता दो, जब भी आपको कॉजेज़ लिखना हो तो एक बार आप रिलेट कर लो कि जो डिजीज़ कंडीशन है वो किस पार्ट से रिलेटेड है। जो पार्किंसन डिजीज़ है वो हमारा न्यूरो डिसऑर्डर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आपकी हेड इंजरी हो रही है, आपका ब्रेन अफेक्ट हो रहा है किसी वायरल इन्फेक्शन से, बहुत बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, या किसी आपको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अफेक्ट होता है। तो कॉजेज़ में आप वो चीज़ें भी लिख सकते हो जैसे हेड इंजरी, ट्रॉमा या वायरल इन्फेक्शंस, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा भी, हर्पस सिम्प्लेक्स, HIV, ये चीज़ें भी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करती हैं। तो ये आप कॉजेज़ में लिख सकते हो। तो इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जो पार्किंसन डिजीज़ है ये डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें लॉस ऑफ डोपामिन की वजह से होता है। और डोपामिन का काम होता है हमारे लोकोमोशन मूवमेंट का करवाने का, जिसमें पार्किंसन डिजीज़ में सबसे मेनली इफेक्ट क्या होता है, हमारा लोकोमोशन एंड
एंड मूवमेंट। कॉजेज़ पे हमने जब बात किया तो कॉजेज़, इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ अननोन है, बट मुझे स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें देखा गया जेनेटिक फैक्टर, हमारा जीन भी अगर जीन म्यूटेशन होता है तो वो अफेक्ट करती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हैवी मेटल्स, हेड इंजरी बार बार हो रही है। एज में मेन कॉमन है ये डिजीज़, अबव 55+। लाइफ स्टाइल फैक्टर, जैसे आप बहुत ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हो, टॉक्सिन से हो रहे हो, ये चीज़ें कॉजेज़ हैं जो पार्किंसन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखा हुआ है? अफेक्ट द सब्सटेंसिया नाइग्रा इन द ब्रेन। अफेक्ट द सब्सटेंसिया नाइग्रा इन द ब्रेन। जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है हमारे ब्रेन का, ये पार्ट है सब्सटेंसिया नाइग्रा जो कि मिडल ब्रेन के पास सब्सटेंसिया नाइग्रा जो है ये डोपामिन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़ की, तो सबसे पहले आप लिखोगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में आप लिख सकते हो हेड इंजरी, सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब समझते हो आप, सेल डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे सेल की नंबर्स कम होने लगते हैं उसे हम एट्रोफी बोलते हैं। तो मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हो, सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी हो, हेड इंजरी हो या किसी टाइप का वायरल इन्फेक्शन हो, तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं आपकी, जो आपको मैंने बोला चिकन पॉक्स वगैरह, ये आप मत लिखना ना, आप डायरेक्ट लिखना वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में आपके सारे आ जाएंगे। तो वायरल इन्फेक्शन और हेड इंजरी एंड मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, ये कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट द सब्सटेंसिया नाइग्रा इन द ब्रेन। सब्सटेंसिया नाइग्रा एक डोपामिन प्रोड्यूस करने वाली साइट है जो कि मिड ब्रेन में खुलता है। तो ये सबसे पहले सब्सटेंसिया नाइग्रा ब्रेन का जो पार्ट है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ डोपामिन विच कंट्रोल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से जो डोपामिन है वो लॉस होने लगते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट एंड डिस्टर्ब कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द मसल। इसमें मेनली देखो पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है, जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है वो सबसे पहले अफेक्ट होती है। अब बात उठती है सब्सटेंसिया नाइग्रा है क्या। सब्सटेंसिया नाइग्रा एक साइट है जहाँ पे डोपामिन प्रोड्यूस होती है, और ये सब्सटेंसिया नाइग्रा मिड ब्रेन के पास पाई जाती है। सब्सटेंसिया नाइग्रा जाके खुलता है मिड ब्रेन के पास, और फिर मिड ब्रेन से आके डोपामिन प्रोड्यूस साइट होती है, वहाँ से डोपामिन प्रोड्यूस होती है, फिर बेजल गैंग्लिया के पास जाती है, और एंड द पॉइंट रिसेप्टर्स के पास जाके डोपामिन हमारे न्यूरॉन से पास होती है मसल्स तक। बट अगर यहीं पे डिस्ट्रक्शन हो गया है, लॉस हो गया है, जो साइट हैं वो अफेक्ट हो गए हैं, तो प्रोड्यूस कहाँ से होंगे। जब डोपामिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हमारे मसल्स तक कहाँ पहुँचेंगी। तो बीच में जो ब्लॉकेज आ रही है, बीच में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से डोपामिन लॉस हो रहा है और हमारे मसल्स तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो अफेक्ट होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो डायरेक्ट, एक मैं खुद से भी बता सकती हूँ, डायरेक्ट आप लिख सकते हो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, हेड इंजरी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, फिर आप नीचे लिखोगे एरो देके, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सेल्स इन द सब्सटेंसिया नाइग्रा। उसके बाद इनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, डिस्ट्रक्शन हो गया साइट का, उस साइट का जो डोपामिन प्रोड्यूस करता था। जब वही साइट डिस्ट्रक्ट हो गया है तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डोपामिन की। और जब डोपामिन डेफिशिएंसी हो रहा है तो जो हमारा बॉडी का मसल एक्टिविटी है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, लॉस ऑफ, फिर आप एरो देके लिखोगे डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, लॉस ऑफ कंट्रोल मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी कम हमारी क्या होगी, इम्बैलेंस होगी, लॉस होगी। तो इसमें 4 कार्डिनल साइन्स होते हैं जिससे पता लगता है पार्किंसन डिजीज़ की, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कार्डिनल साइन। तो सबसे पहले आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, हमारा जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है वो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डोपामिन लॉस होगा, लॉस ऑफ डोपामिन, डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा। डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन की वजह से जो हमारी मसल एक्टिविटी है वो भी लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ कंट्रोल मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो पाएगी, वो लॉस होगा। तो 4 कार्डिनल साइन अकर होंगे,
ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेजिया एंड रिजिडिटी और पोस्ट्यूरल इफेक्ट होता है। तो कुछ ये 4 कार्डिनल साइन है जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। ये रहे आपके पोस्ट्यूरल इंस्टेबिलिटी, ये मोटर सिस्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। उसके साथ साथ हम बोलते हैं कार्डिनल साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। जब भी आपसे कोई कार्डिनल साइन पूछे पार्किंसन डिजीज का तो वो 4 है, ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेजिया, मसल रिजिडिटी एंड पोस्ट्यूरल इंस्टेबिलिटी। जो पार्किंसन डिजीज़ के लोग होते हैं सबसे पहला उनका जो प्राइमर सिम्टम्स आता है वो आता है ट्रिमर, शेकिंग। उनके जो हाथ होते हैं वो काँप रहे होते हैं, या फिर अगर वो रेस्टिंग कंडीशन में भी हो, रेस्टिंग पोजीशन में भी हो, तो जैसे पिल रोल मतलब अपने हाथों में पिल रोल चला रहे होते, गोल गोल ऐसे घुमा रहे होते बैठ के, तो वो उनके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। ट्रिमर्स कहाँ पे होंगे? इन हैंड्स, फिंगर, जॉ, स्पेशली एट रेस्ट। जब भी वो रेस्ट कंडीशन में होंगे, जब भी वो रेस्टिंग पोजीशन में होंगे तभी वो ट्रिमर्स अकर होंगे और आपको ज़्यादातर नोटिस करने को मिलेंगे। शेकिंग ऑफ हैंड और फीट। नेक्स्ट है हमारा ब्रेडिकाइनेजिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, डिफ़िकल्टी इनिशिएशन एक्शन। जब भी आप बूढ़े लोगों को या ओल्ड एज लोग जो हैं उन्हें आप देखोगे वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। जो पार्किंसन डिजीज़ का सिम्टम्स है उसमें जो पैर है वो घसीट के मतलब कि ज़मीन से टच करके चलते हैं वो लोग। उनका जो पैर और जो मूवमेंट है लेग का वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं हो पाता, स्मॉल स्टेप्स लेते हैं वैसे लोग। जो ब्रेडिकाइनेजिया में जिसे हम फेस्टिनेशन बोलते हैं, फेस्टिनेशन क्या होता है? स्मॉल स्टेप्स। वो जो ब्रेडिकाइनेजिया वाले लोग जो जिनको पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, तो ब्रेडिकाइनेजिया में वैसे लोग जब आप कुछ लिखने को दोगे तो धीरे धीरे जो उनकी राइटिंग है एकदम छोटी हो जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। जो उनका फेस है वो मास्क लाइक फेस हो जाता है, फेस पे ड्रोलिंग आ जाती है, पोस्चर उनका स्टूप्ड पोस्चर बन जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, डिप्रेशन होगा। तो ये आपके ब्रेडिकाइनेजिया में आ जाएगा। मेनली स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, डिफ़िकल्टी इनिशिएशन एक्शन। जो हमारे नॉर्मल एक्शन होते हैं वो उनका नहीं हो पाता। मतलब जो फर्स्ट है आपका ट्रिमर्स है, ट्रिमर्स में शेकिंग होती है। नेक्स्ट ब्रेडिकाइनेजिया जिसमें मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, और जो राइटिंग है जब आप उनको पेन दोगे लिखने के लिए तो वो राइटिंग उनकी स्मॉल हो जाती है और वो ऐसे लिखते हैं जैसे आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी जो मसल मूवमेंट है वो अनकंट्रोल है। तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। पैर के जो स्टेप्स हैं वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेते हैं और हमारी तरह नॉर्मल नहीं चल पाते वो, तो वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फेस्टिनेशन। नेक्स्ट है हमारा मसल रिजिडिटी। मसल रिजिडिटी उसमें स्टिफनेस आ जाती है। जो शेकिंग होती है, जो ट्रिमर्स आ रहे हैं वो रिजिडिटी के साथ होती है। जब उनके आप हैंड उठाओगे तो वो बहुत टाइट होगा और काँपता हुआ मिलेगा। हमारी तरह नॉर्मल मूवमेंट हमारे मसल्स की उनकी नहीं होंगी, तो उनमें रिजिडिटी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। पोस्ट्यूरल इनस्टेबिलिटी, बैलेंस प्रॉब्लम, इंक्रीज्ड फॉल रिस्क। पोस्ट्यूरल जो जैसे हमारा बैलेंस होता है जब हम चलते हैं तो हमारी जो पोस्चर है उस पर, बट उनका पोस्चरल इंस्टेबिलिटी ऐसे रहता है कि उन्हें देख के आपको ऐसा लगेगा कि वो कब आगे की तरफ से गिर जाएंगे नीचे की साइड। तो काफ़ी वो इनस्टेबल होते हैं चलने में, और ऐसे लोगों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पार्किंसन डिजीज़ वाले का ज़्यादातर ये आपको ओल्ड एज में ही मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखा, और डेफिनेशन में यही देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें डोपामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। डोपामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट और लोकोमोशन, और जब डोपामिन ही अफेक्ट हो जा रहा है तो लोकोमोशन मूवमेंट कहाँ से होगी। नेक्स्ट हमने देखा इसमें कॉजेज़ इसके अननोन हैं, पर आपके पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल कॉजेज़ आपके जेनेटिक फैक्टर, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, हैंड इंजरी हो गया, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, और बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये लाइफ स्टाइल अफेक्ट करती है। ज़्यादातर ये ओल्ड एज में पाया जाता है, अबव 55+। फिर पैथोफिजियोलॉजी की बात की तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, हेड इंजरी, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइफ स्टाइल की वजह से जो आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो अफेक्ट हो रहा है। सब्सटेंशिया नाइग्रा कौन है? जो डोपामिन को प्रोड्यूस करता है। जब सब्सटेंशिया नाइग्रा अफेक्ट हो गया तो जो डोपामिन है वो कम प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। जब डोपामिन की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डोपामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसकी डेफिशिएंसी होगी, यानी हमारा लोकोमोशन और मूवमेंट अफेक्ट होगा और मसल एक्टिविटी
लॉस, मसल एक्टिविटी की जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे लॉस होती जाएगी, यानी अनकंट्रोल हो जाएगा हमारा मसल एक्टिविटी। उसके बाद हमारा इम्बैलेंस होगा जिसमें 4 कार्डिनल साइन अकर होंगे: ट्रीमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया एंड आपका पोस्ट्यूरल इंस्टेबिलिटी। ट्रीमर्स में सैकिंग होती है, उसमें पिल रोलिंग करते हुए आप देखोगे रेस्टिंग कंडीशन में, या फिर रेस्टिंग कंडीशन में ट्रीमर्स ज़्यादा अकर होते हैं। ब्रेडिकाइनेजिया में जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। आप कोई भी कुछ भी लिखवाओगे उस टाइप के पेशेंट से तो वो धीरे धीरे लिखते लिखते एकदम स्मॉल राइटिंग पे आ जाएंगे, जिसे हम माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। उनका जो स्टेप्स है वो बहुत स्लो होगा, काफ़ी छोटा स्मॉल स्टेप्स लेंगे, जिसे हम फेस्टिनेशन बोलते हैं। रिजिडिटी, स्टिफनेस उनमें दिखाई देगा एंड पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी, उनका जो बैलेंस प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है कि वो पेशेंट कब आगे की तरफ गिर जाएगा, फॉल रिस्क का चांस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन मोटर सिम्टम्स। नॉन मोटर सिम्टम्स में क्या आते हैं, ये आपके कार्डिनल साइन से हट के हैं कुछ सिम्टम्स जो ऐसे पेशेंट को आते हैं। मूड डिसऑर्डर ज़्यादातर होते रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैथी। कॉग्निटिव इशू में क्या है, मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, डिमेंशिया इन लेट स्टेज, जब लास्ट स्टेज चल रही होती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया, रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन, लो ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, स्वेटिंग इशू। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? कॉन्स्टिपेशन इसलिए होगा क्योंकि उनकी जो मसल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे लॉस हो जाती है, और विदाउट मसल एक्टिविटी जो ऐसे लोगों का जो डेफिकेशन है उन्हें उसमें डेफिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन के चांस बहुत होते हैं। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान रखना कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन का तो न्यूरोट्रांसमीटर, अगर न्यूरोट्रांसमीटर की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एक तरीके से मेमोरी में भी हेल्प करता है। मेनली इसमें आपका ACH एसिटाइलकोलाइन होता है, उसका भी हम पढ़ेंगे। उसकी भी डेफिशिएंसी से हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें साइड वाइज कुछ सिम्टम्स हैं, जब हमारे स्टेज जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं तब ऐसा होता है। नेक्स्ट हम स्टेजेस की बात करेंगे। पार्किंसन डिजीज़ में सबसे पहला स्टेज क्या है? स्टेज 1 में ट्रिमर्स ऑन वन साइड, मिनिमल इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। इसमें पहले ट्रिमर्स, सबसे पहला सिम्टम्स जो आता है वो ट्रिमर्स आता है। तो ऐसे पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ में जब स्टेज 1 सबसे फर्स्ट स्टेज में ट्रिमर्स अकर होते हैं, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, पहले तो वो एक साइड के बॉडी को अफेक्ट करता है। जब स्टेज 2 में हमारा जो बॉडी का दोनों साइड का पार्ट है, बोथ साइड अफेक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट में ट्रिमर्स अगर होंगे, मेनली आपका वन साइड अफेक्ट होगा। स्टेज 2 में हमारे बॉडी का दोनों बोथ साइड अफेक्ट हो जाएगा। स्टेज 3 में बैलेंस प्रॉब्लम आएगा, स्लो मूवमेंट एंड फॉल बिकम कॉमन। तो पहले तो हमारी बॉडी की एक साइड अफेक्ट होगी स्टेज 1 में। स्टेज 2 में हमारी बॉडी की दोनों साइड अफेक्ट हो जाएगी। तीसरे में क्या होगा कि हम अपनी बॉडी को खुद बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बैलेंस प्रॉब्लम आएगी, हमारी मूवमेंट जो है वो स्लो होती जाएगी। स्टेज 4 में सीवियर आ जाती है डिसेबिलिटी, रिक्वायर असिस्टेंस फॉर मूवमेंट। वो बिना किसी हेल्प के मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उन्हें किसी ना किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है जो उन्हें मूवमेंट करा पाए। यानी यहाँ पे सीवियर डिसेबिलिटी, वो खुद स्टेबल नहीं हो पाते हैं इसमें। स्टेज 5 एडवांस स्टेज, फुल टाइम केयर नीडेड, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग एंड वॉकिंग। जो पेशेंट होता है पूरा बेड रिडन हो जाता है या फिर व्हील चेयर पे बैठना पड़ जाता है पेशेंट को, यानी वो फुली जो है वो इनस्टेबल है चलने में, मूवमेंट करने में। तो स्टेज 1 में ट्रीमर्स अकर होंगे, बस वन साइड में सिम्टम दिखेंगे आपको। स्टेज 2 में आपका बॉडी का दोनों पार्ट अफेक्ट हो जाएगा। स्टेज 3 में जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे और बैलेंस कम होता जाएगा अपनी बॉडी पे। स्टेज 4 में जो पेशेंट है वो अनेबल होगा, कुछ जो सिम्टम्स वो सीवियरली आते रहेंगे, सीवियरली आ जाएंगे और पेशेंट को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी जब उन्हें मूवमेंट करना होगा। स्टेज 5 में पेशेंट बेड रिडन हो जाता है या फिर व्हील चेयर पर आ जाता है, जिसमें हमें फुल टाइम केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस। तो इसमें डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं? नो सिंगल टेस्ट बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिस्टम, मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट का क्या मेडिकल हिस्ट्री है उस अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट को कब से सिम्टम्स आ रहे हैं, कब कितने टाइम से आ रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट की मेनली एक्टिविटी, मूवमेंट एक्टिविटी हम नोटिस करेंगे कि पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है। ट्रिमर्स अकर हो रहे हैं तो वो भी हम नोटिस कर सकते हैं। अगर रिजिडिटी आ रही है तो वो भी फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। जो स्टेजेस हैं वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में ही देखते हैं।
फिर होता है न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम एसेस मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस। इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक टेस्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स स्किन से मतलब कनेक्ट कर देते हैं। उस इलेक्ट्रोड से हम टेस्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी की कितने स्पीड से हो रहा है और पेशेंट को कब रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी हम मेनली उसमें न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं कि पेशेंट का न्यूरॉन्स कितना काम कर रहा है, उससे इलेक्ट्रोमायोग्राफी में देखते हैं। इमेजिंग टेस्ट में आ जाता है MRI CT स्कैन, हेल्प रूल आउट अदर कंडीशन। तो डायग्नोसिस में आप क्या लिख सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और आप न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम करते हैं जिसमें हम न्यूरॉन्स की एक्टिविटी चेक करते हैं, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी का स्टडी करते हैं कि न्यूरॉन्स कितने एक्टिव हैं। नेक्स्ट हम मेडिकेशन में क्या कर सकते हैं, इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं जिसमें आपके ट्राईहेक्सिफेनिडाइल आते हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है लीवोडोपा, ये आपके डोपामिनर्जिक में आते हैं जो क्या करते हैं। लीवोडोपा का काम होता है डोपामिन प्रोड्यूस करना। जो हमारी बॉडी में डोपामिन की डेफिशिएंसी हो गया है वो डोपामिन को मेंटेन करते हैं। मेनली इसको यूज़ किया जाता है ट्रीमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेजिया के लिए, उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए। डोपामिन अगोनिस्ट, फिर है आपका सैलेजिन, एंटीकोलिन ट्रीमर। 2-3 में आपको ड्रग्स का नाम बता देती हूँ, एमेंटाडिन, लीवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन आप लिख सकते हो। ये एमेंटाडिन, लीवोडोपा दोनों का काम यही होता है डोपामिन बॉडी में प्रोड्यूस करना, और जो रिजिडिटी, ट्रीमर्स, ब्रेडिकाइनेजिया सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ये रिड्यूस करते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन जो है आपका डोपामिन अगोनिस्ट है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट डोपामिन अगोनिस्ट क्या करते हैं, ये डोपामिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो ब्रेडिकाइनेजिया कंडीशंस आ रही थी, सिम्टम्स आ रहे थे, स्लो मूवमेंट हमारी स्लो हो जा रही थी, मेनली वो उस पर वर्क करते हैं कि जो मूवमेंट है, मसल्स की एक्टिविटी है वो उसको इम्प्रूव करें। तो डोपामिन अगोनिस्ट में आप मेडिसिन का नाम लिख सकते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन। लीवोडोपा और एमेंटाडिन आपका आ जाएगा डोपामिनर्जिक में। डोपामिन अगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन लिख सकते हो आप। और एंटीहिस्टामिन एक ड्रग है, डिफेनहाइड्रामिन, जो ये मेनली ड्रग्स जो सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे कार्डिनल साइन के उनको कम करते हैं। एंटीहिस्टामिन, लीवोडोपा, एमेंटाडिन, ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक यहाँ पे वैसे दिया हुआ है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसके अलावा एक और सर्जिकल ट्रीटमेंट है पैलिडोटोमी में क्या करते हैं हम, पैलिडोटोमी में जो लेजन्स बने होते हैं बेजल गैंग्लिया में। बेजल गैंग्लिया क्या है, बेजल गैंग्लिया फिर से आपका वो डोपामिन प्रोड्यूसिंग साइट है जहाँ पे जो रिसेप्टर्स के पास डोपामिन को भेजती है। तो बेजल गैंग्लिया में अगर कोई लेजन्स बने होते हैं तो इस सर्जरी के थ्रू उस लेजन्स को रिमूव कर दिया जाता है पैलिडोटोमी में। पैलिडोटोमी बुक्स में दिए हुए हैं, अगर आप लोग के पास जोगिंदर कौर जो लोटस पब्लिशर की बुक है तो उसमें आप देखना एक सर्जरी का नाम दिया हुआ है पैलिडोटोमी में क्या करते हैं हम, पैलिडोटोमी में बेजल गैंग्लिया में जो लेजन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो रिजिडिटी ट्रिमर्स की प्रॉब्लम आ रही है डोपामिन की डेफिशिएंसी से वो जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाए। एक और सर्जरी होती है थैलेमोटोमी। थैलेमोटोमी में क्या करते हैं हम, थैलेमोटोमी में वैसे तो ये सीवियर ट्रीमर होता है, इसमें वन साइड जो बॉडी का पार्ट है इसमें एक ही साइड बॉडी के पार्ट में सीवियर ट्रीमर अगर होता है तो ये सर्जरी थैलेमोटोमी का तब करते हैं जब हमारा बॉडी का बस एक साइड का पार्ट अफेक्ट हो। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इस सर्जरी के थ्रू उसको ठीक कर दिया जाता है। फिर तीसरा हमारा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें हम डिवाइस इम्प्लीमेंट करते हैं, एक डिवाइस अंदर डालते हैं जो क्या करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारे ब्रेन से जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इम्प्रूव करती है।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इम्प्लांटेड इन द ब्रेन टू रेगुलेट एबनॉर्मल सिग्नल्स यूज्ड इन एडवांस केसेस व्हेन मेडिकेशन बिकम लेस इफेक्टिव, इम्प्रूव ट्रीमर रिजिडिटी एंड मूवमेंट, रिक्वायर्स केयरफुल पेशेंट सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। तो इस डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं जो हमारे एबनॉर्मल सिग्नल्स को रेगुलेट करती है और हमारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम करता है। तो सर्जरी में आप 3 सर्जरी लिख सकते हैं, पैलिडोटोमी, थैलेमोटोमी एंड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ड्रग्स में आप कौन कौन से थे, एमेंटाडिन, लिवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, एंटीहिस्टामिन्स। नॉन मेडिकेशन मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट में भी ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना होता है, पेशेंट का केयरफुली ध्यान रखना होता है, उनकी जो मोबिलिटी है उनको इम्प्रूव करना है। उनकी मोबिलिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करवा के जो उनकी मसल स्ट्रेंथ है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, मसल रिजिडिटी उससे कम होती है। पोस्टूरल एक्सरसाइज फॉर हेड और नेक, मसाज कर सकते हैं हम फॉर रिलैक्स, और अगर पेन हो रहा है पेशेंट को तो पेन को रिड्यूस करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज पे पॉइंट लिखा हुआ है, तो सबसे पहला नर्स का टारगेट होता है उनकी जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। एंड नेक्स्ट सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, यहाँ स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी इम्प्रूव मूवमेंट एंड बैलेंस, स्पीच थेरेपी हेल्प विद वॉइस कंट्रोल एंड स्वेलोइंग। जो पेशेंट होते हैं जिनको पार्किंसन डिजीज़ की कंडीशन आती है तो उसमें एस्पिरेशन की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, वो कोई भी स्वेलो नहीं कर पाते हैं, स्वेलो में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो स्पीच थेरेपी के थ्रू हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी असिस्ट विद डेली एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज मेंटेन। डेली एक्टिविटीज़ में मेन आपका एलिमिनेशन रूटीन आ जाएगा कि जो पेशेंट का डेली हैबिट है वो अपने सारे काम उस अकॉर्डिंग करे, नहीं तो जो मसल एक्टिविटी है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट, तो ये चीज़ें आप नर्सिंग मैनेजमेंट में भी लिख सकते हो। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इम्प्रूव एलिमिनेशन, इनहेंस सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, इम्प्रूव मोबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हमारा पार्किंसन डिजीज़ बस इतना ही था। तो सबसे मेन हमने पार्किंसन डिजीज़ में क्या पढ़ा है, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें डोपामिन की कमी से आता है और मेनली हमारे बॉडी का मूवमेंट वाला पार्ट अफेक्ट होता है, यानी हम लोकोमोशन और मूवमेंट हमारा नहीं हो पाता है। कॉजेज़ इसके क्या है, कॉजेज़ इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ पता नहीं है, पर फिर भी स्टडी के अकॉर्डिंग बनाया गया। जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट करता है, एज के अकॉर्डिंग होता है, आपकी लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंटल फैक्टर और कुछ वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें हमारे अफेक्ट करती हैं पार्किंसन डिजीज़ में। इन इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो हमारा जो क्या नाम था उसका, स्ट्रेटिया नाइग्रा जो है वो हमारे सब्सटेंसिया नाइग्रा जो है वो अफेक्ट हो जाती है। और जैसे ही सब्सटेंसिया नाइग्रा अफेक्ट होती है, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन लीड करता है लॉस ऑफ कंट्रोल मसल एक्टिविटी लीड कर देता है 4 कार्डिनल साइन, ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी एंड पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी। तो ये आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा भी जो अदर सिम्टम्स आते हैं, डिप्रेशन, हेडेक, डिफ़िकल्टी इन डिस्फेजिया, ये चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन, ये अदर सिम्टम्स में हैं जो आप लिख सकते हो। नॉन मोटर सिम्टम्स, इंसोम्निया। फिर हमने देखा क्लिनिकल फीचर्स के बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, तो इसका कोई एग्जैक्ट मतलब कि स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी हम इसमें हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं फिजिकल, और हम न्यूरॉन्स की एक्टिविटी का चेक करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मेडिकेशन में आपका अगर आप डोपामिनर्जिक में देखो तो लिवोडोपा और एमेंटाडिन आ जाएंगे। डोपामिन अगोनिस्ट में देखोगे तो उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन और एंटीहिस्टामिन्स मिल जाएंगे जो सिम्टम्स आ रहे थे उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, सीवियर कंडीशन है, तब हमें सर्जरी करना पड़ता है, और सर्जरी में आप पैलेडोटोमी, थैलेमोटोमी एंड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये 3 सर्जरी थे।
फिर आता है हमारा अदर मैनेजमेंट। तो अदर मैनेजमेंट में हम स्पीच थेरेपी देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करके रखते हैं, उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो एलिमिनेशन रूटीन होता है उनको इम्प्रूव करते हैं, पेशेंट को सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करने के लिए इनकरेज करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन को मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है पार्किंसन डिजीज़ वाले लोगों का। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बहुत जल्दी वीडियो आएगा।